हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जय हरीश फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हमें देखना है एंड करेक्शन। अब ये एंड करेक्शन क्या होता है? अभी तक हमने स्टडी किया है स्टेशनरी वेव जब ऑर्गन पाइप में फॉर्म होती है तो हमेशा हम ओपन एंड पे क्या लेते थे। देखो, जब भी हम ऐसा अगर ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप कोई भी अगर एग्जांपल लेंगे तो हम हमेशा, अगर ये क्लोज ऑर्गन पाइप समझो हमने लिया, तो हमने क्या कंसिडर किया था? क्लोज ऑर्गन पाइप के एंड पे जो भी एंड क्लोज है वहाँ पे क्या फॉर्म होता है? नोड। एंड ओपन एंड पे क्या फॉर्म होता है? एंटी नोड। हमेशा ये हमने माना है। ओके, चाहे फर्स्ट मोड हो, सेकंड मोड हो या थर्ड मोड हो। मैंने यहाँ पे फर्स्ट मोड का एग्जांपल लिया है। एंटी नोड इज फॉर्म एट द ओपन एंड ऑफ द दिस ऑर्गन पाइप। कोई भी अगर ओपन एंड होगा, अगर दोनों ओपन एंड होते तो हम कैसा लेते इसका? मतलब ओपन ऑर्गन पाइप के लिए हम कैसा लेते? ऐसा। देखो, फंडामेंटल मोड कुछ ऐसा लिखते थे। ओके, मतलब यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे इस एंड पे एंटी नोड एंड यहाँ पे नोड, ऐसा लेते थे। लेकिन प्रैक्टिकली बच्चों ओपन एंड पे एंटी नोड एग्जैक्टली ओपन एंड पे फॉर्म नहीं होता। ये जो एंटी नोड है ये थोड़ा सा इस ओपन एंड के बाहर फॉर्म होता है। मतलब यहाँ पे अगर वो फॉर्म होगा तो थोड़ा सा ऐसा ऊपर जाएगा। हम अभी तक यही लेंथ लेते थे, सिर्फ देखो यही लेंथ लेते थे यल। लेकिन क्या है कि एंटी नोड एग्जैक्टली एंड पे फॉर्म नहीं होता, ओपन एंड पे थोड़ा सा बाहर जाता है, थोड़ा सा बाहर जाता है। और ये बाहर जितना जाता है उसे कहते हैं एंड करेक्शन। The distance between position of antinode and end of the pipe. End of the pipe, देखो end of the pipe ये है and position of antinode क्या है? antinode कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो हम पहले यहाँ पे कंसिडर करते थे, लेकिन अभी एंटीनोड की एग्जैक्ट पोजीशन कौन सी है? थोड़ा सा ऊपर। तो ये एंटीनोड की पोजीशन एंड ओपन पाइप का एंड, ओपन एंड, इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं एंड करेक्शन। ओके, ये क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए लिया। अब ये ओपन ऑर्गन पाइप दोनों एंड पे अगर ओपन होगा तो इसके एंटीनोड्स कैसे फॉर्म होते हैं बच्चों? देखो, नीचे का एंटीनोड एग्जैक्टली एंड पे फॉर्म हो रहा है ऐसा दिखाया था, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, थोड़ा सा बाहर जाता है, यहाँ पे एंटीनोड फॉर्म हुआ तो ये होगा इसका एंड करेक्शन। मतलब ये लेंथ है, पहले जो हम लेंथ पाइप की लेते थे वो ये है, और एंड करेक्शन थोड़ा सा एंटीनोड इधर भी बाहर हो गया नीचे, और ऊपर का एंटीनोड भी क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ऊपर के एंड से ऊपर, ऐसा थोड़ा सा बाहर, यहाँ पे एंटीनोड फॉर्म होगा तो ये हो जाएगा एंड करेक्शन। ओके, मतलब क्या हो गया? देखो, इसकी अगर इफेक्टिव लेंथ लेनी है बच्चों तो इफेक्टिव लेंथ सिर्फ ये लेके नहीं चलेगा, यहाँ तक हमें क्या करना पड़ेगा? इफेक्टिव लेंथ यल इज इक्वल टू ये लेंथ प्लस एंड करेक्शन स्मॉल यल प्लस ई। यहाँ पे अगर इफेक्टिव लेंथ लेनी है ओपन ऑर्गन पाइप के लिए तो कैसे लेनी पड़ेगी? यल ऊपर का ई एंड नीचे का ई, तो क्या हो जाएगा? स्मॉल यल प्लस 2e। तो हमने क्या किया? पहले सिर्फ ऑर्गन पाइप की लेंथ स्मॉल यल लेते थे, अब हमने क्या किया है? स्मॉल यल में ई ऐड किया है, ऊपर का ये, एंड यहाँ पे क्या किया? स्मॉल यल में ऊपर थोड़ा सा एंटीनोड ऊपर हो रहा है ओपन एंड पे, और नीचे के ओपन एंड पे भी थोड़ा नीचे हो रहा है, तो ये दोनों ई ऐड किया। ओके, दिस इज कॉल्ड करेक्शन। लेकिन बच्चों ये हमने जो करेक्शन किया है ये कहाँ पे किया है? एंड ऑफ द पाइप पे। पाइप का जो एंड है वहाँ पे करेक्शन किया है, एंड न्यू लेंथ इफेक्टिव लेंथ ली है, कुछ लेंथ को करेक्ट किया है, इसलिए इसे कहते हैं एंड करेक्शन इन द पाइप। प्रैक्टिकली जब ये करेक्शन किया, मतलब कितना करेक्शन करना पड़ा उसका कैलकुलेशन किया, तो इस एंड करेक्शन की वैल्यू थी E इज इक्वल टू 0.3 इंटू इनर डायमीटर ऑफ द पाइप। पाइप का इनर डायमीटर स्मॉल डी है तो 0.3 इंटू स्मॉल डी इतना मतलब करेक्शन करना पड़ा था। E की वैल्यू 0.3 इंटू डी थी। अब रेडियस के फॉर्म में इसी को लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे बच्चों? 0.3 इंटू डी की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? 2 इंटू स्मॉल आर, मतलब 0.6 इंटू आर। ये एंड करेक्शन करना पड़ा।
ओके, तो ये प्रैक्टिकली जब एक्सपेरिमेंट करके देखा तो ये वैल्यू एंड करेक्शन की आई थी। समझ में आ गया। यहाँ पे एंड करेक्शन की वैल्यू 0.6 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 0.6 आ रहा है, ऐड करना पड़ेगा ई की जगह पे। यहाँ पे भी ई की जगह पे अगर 0.6 आर रखेंगे तो टोटल एंड करेक्शन कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू 0.6 मतलब कितना हो जाएगा 1.2 आर। ओके, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए हो जाएगा। इस और इसके लिए क्या हो जाएगा फिर, यल इज इक्वल टू स्मॉल यल प्लस ई की जगह पे 0.6 इंटू इनर रेडियस, और ये ओपन ऑर्गन पाइप के लिए क्या हो जाएगा, यल इज इक्वल टू स्मॉल यल प्लस 2 इंटू 0.6 इंटू आर, स्मॉल यल प्लस 1.2 इंटू स्मॉल आर, ये हो गया ओपन ऑर्गन पाइप के लिए। तो इस तरह से बच्चों हमें करेक्शन करना पड़ता है ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए। समझ में आ गया एंड करेक्शन क्या होता है। इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन एंड ऑफ द पाइप एंड एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एंटीनोड, इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं एंड करेक्शन। अब हम देखते हैं इस एंड करेक्शन को फाइंड कैसे करें। ओके, एंड करेक्शन को फाइंड करने के लिए हम दो पाइप कंसीडर करते हैं बच्चों। ओके, एंड करेक्शन हम देखते हैं प्रैक्टिकल मेथड टू फाइंड एंड करेक्शन, प्रैक्टिकल मेथड टू फाइंड एंड करेक्शन। एंड करेक्शन को फाइंड करने की जो प्रैक्टिकल मेथड है वो हमें यहाँ पे देखना है। ओके, इस मेथड में हम क्या करेंगे, दो पाइप कंसीडर करेंगे बच्चों, ऐसे दो पाइप कंसीडर करेंगे। देखो कौन से भी दो पाइप कंसीडर करो। पहले तो हम एक काम करते हैं, एंड करेक्शन को फाइंड करने के लिए हम फॉर ओपन ऑर्गन पाइप देखेंगे, या पहले फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप आपके हिसाब से ओपन देखते हैं, ठीक है। फॉर ओपन ऑर्गन पाइप हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल मेथड देखनी है। अब एंड करेक्शन मैंने क्या किया था, डायरेक्टली लिया था। मैंने डायरेक्टली क्या कहा आपको, एंड करेक्शन E इज इक्वल टू 0.3 इंटू डी और 0.6 इंटू आर। तो ये कहाँ से आ गया, ये प्रैक्टिकल कैलकुलेशन से आया है। तो ये कैसे आता है वो हम देखेंगे। तो फॉर ओपन ऑर्गन पाइप देखो, इस मेथड में क्या करते हैं, कोई भी एक टाइप का ऑर्गन पाइप हम लेंगे। जैसे हम अभी जो दो ओपन ऑर्गन पाइप कंसिडर करने हैं, ओपन ऑर्गन पाइप इस कैटेगरी के दो पाइप हम सेलेक्ट करेंगे और उन दोनों से हम क्या करेंगे, एंड करेक्शन कैसे फाइंड करना है वो देखेंगे। देखो दो ऑर्गन पाइप कंसिडर किए, देखो ये एक ओपन ऑर्गन पाइप है और दूसरा एक ओपन ऑर्गन पाइप है। ऐसे दो ऑर्गन पाइप कंसिडर किए हैं, दोनों की लेंथ अलग अलग है बच्चों। देखो इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2, इसकी लेंथ है L2। ओके, दोनों की लेंथ अलग अलग हैं, लेकिन क्या है, दोनों का डायमीटर सेम है। क्योंकि दोनों का अगर डायमीटर सेम नहीं होगा तो दोनों का एंड करेक्शन सेम नहीं हो सकता। एंड करेक्शन इज डिपेंड अपॉन द डायमीटर ऑफ द पाइप, नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ। ओके, अब क्या करते हैं, देखो दोनों के केस में हम अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एंड करेक्शन के साथ में अगर लेंगे, तो आप मुझे बताइए, ओपन ऑर्गन पाइप है, ये भी ओपन ऑर्गन पाइप है, करेक्शन के साथ में इफेक्टिव लेंथ क्या होगी इसकी, आपको पता है। थोड़ा सा एंटी नोड बाहर जाएगा फंडामेंटल मोड के लिए, थोड़ा सा ऐसा बाहर जाएगा ना, ऐसा कुछ बाहर जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पे एंटी नोड थोड़ा वो, मतलब दोनों साइड से हमें करेक्शन करना पड़ेगा ना। यहाँ पे थोड़ा सा बाहर जाएगा एंटी नोड एंड ऊपर भी थोड़ा बाहर जाएगा, मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, ये भी ई ही है, देखो एंड करेक्शन, और ये है लेंथ स्मॉल L1 कहेंगे इसे। ओके,
इसकी लेंथ L2 है, लेकिन एंटी नोड थोड़ा सा ऊपर फॉर्म होगा, आपको पता है, इसीलिए इस केस में भी क्या हो जाएगा, ऊपर E नीचे E। तो देखो यहाँ पे करेक्टेड लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, कैपिटल L1 फर्स्ट पाइप के लिए, एंड दैट इज स्मॉल L1 प्लस 2E। सेकंड पाइप के लिए करेक्टेड लेंथ क्या हो जाएगी, L2, कैपिटल L2 इज इक्वल टू स्मॉल L2 प्लस 2E, ऐसा हो जाएगा। ओके, ऐसे करेक्टेड लेंथ हो जाएगी। अब हमें देखना है यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर फर्स्ट पाइप। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज दोनों के लिए क्या होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज देखते हैं दोनों के लिए क्या होती है। देखो फर्स्ट पाइप के लिए होती है N1, कंसिडर करो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज N1, एंड N1 कितनी होगी बच्चों, आप सबको पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, V डिवाइड बाय 2 कैपिटल L। कैपिटल L ये फार्मूला जनरल फार्मूला, V डिवाइड बाय 2 इंटू कैपिटल L, लेकिन हमें N1 है तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, L1। कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे तो V है, V1 V2 नहीं यूज़ किया, क्योंकि क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी चेंज नहीं होती, दोनों पाइप में साउंड की जो वेलोसिटी है वो रहेगी, वो चेंज नहीं होती। ओके, तो N1 इज इक्वल टू V डिवाइड बाई 2 इंटू L1। L1 के लिए क्या करना पड़ेगा, स्मॉल L1 प्लस 2E, ऐसा लिखना पड़ेगा। शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू 2N1 टू, इधर शिफ्ट की पूरी टर्म, 2 इंटू N1 इंटू L1 प्लस 2E, ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली देखो बच्चों, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर सेकंड पाइप, फॉर सेकंड पाइप N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइड बाई 2 L2। देयरफॉर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2N2 इंटू L2, ऐसा हो जाएगा। 2N2 इंटू L2 कितना है बच्चों, देखो करेक्टेड लेंथ L2 प्लस 2E, L2 प्लस 2 इंटू E, ये है V। देयरफॉर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस तरह से इक्वेशन हो जाएगा। ओके, चलो इसे इक्वेशन 1 2 नाम देते हैं, ये 1 ये 2। अब क्या करना है बच्चों, हमें E की वैल्यू निकालना है। आपको मैंने कहा था प्रैक्टिकल मेथड देखना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंड करेक्शन। प्रैक्टिकल मेथड देखने के लिए इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट करो, क्या होता है देखते हैं। ओके, ये इरेज कर सकता हूँ अभी। इक्वेटिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को इक्वेट करो बच्चों, क्या हो जाएगा देखो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है देखो, 2N1 L1 प्लस 2E इक्वल टू 2N2 L2 प्लस 2E, ऐसा हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, N1 से अंदर मल्टीप्लाई करो, N1 L1 प्लस N1 इंटू 2E इज इक्वल टू N2 L2 प्लस N2 इंटू 2E, ऐसा हो जाएगा। ओके, अब शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो, N1 L1 माइनस N2 L2, ये टर्म इधर शिफ्ट किया और इसे उधर शिफ्ट किया, N2 इंटू 2E माइनस N1 इंटू 2E। एंड करेक्शन फाइंड करना है। एक्चुअली इससे आसान ये होगा कि इसे उधर शिफ्ट करो और इसे इधर ही रखते, N1 इंटू 2E और इधर का N2 इंटू 2E लेते, N2 इंटू 2E, ओके, इज इक्वल टू N2 L2 माइनस इधर का N1 L1 उस साइड शिफ्ट करते हैं, N1 L1। 2E को कॉमन निकालते हैं, 2 इंटू E कॉमन निकाला और क्या रह गया फिर, 2 इंटू E, फिर N1 माइनस N2, ऐसा हो जाएगा, N2 L2 माइनस N1 L1।
अब सिर्फ ई निकालना है तो 2 इंटू ये पूरी टर्म उधर शिफ्ट करो, मतलब क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइड बाय 2 इंटू N1 माइनस N2, ऐसा एंड करेक्शन का फार्मूला। प्रैक्टिकली इस तरह से जब ऐसा किया और कैलकुलेट करके देखा तो उन्होंने ऑब्जर्व किया N2 L2 N1 L1 N1 N2 जो भी है सबकी वैल्यू रखी तो एंड करेक्शन बिल्कुल ऐसा ही आया था 0.3 इंटू डी, और अगर आर के फॉर्म में बताना है तो थोड़ा सा चेंज होके ऐसा आया था 0.61 इंटू आर, ऐसा एंड करेक्शन आया था। जो भी उस प्रैक्टिकली उन्होंने क्या किया, इस मेथड से कैलकुलेट करके देखा और बाद में रेडियस काउंट करके देखी तो बिल्कुल रेडियस के फॉर्म में जो एंड करेक्शन की वैल्यू थी वो ऐसी थी 0.6 इंटू आर, ऐसी आई थी। प्रैक्टिकली उन्होंने देखा था, इससे कैलकुलेट किया और बाद में रेडियस को काउंट करके कंपेयर करके देखा तो ऐसा आया था। ओके, तो ये था एंड करेक्शन का प्रैक्टिकल फॉर्मूला फॉर ओपन ऑर्गन पाइप। अब इसी तरह से हमें क्या करना है, क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए भी फॉर्मूला निकालना है। ओके, देखते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप एंड करेक्शन फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप। Practical method to find the end correction for close organ pipe। वैसे ही देखते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए प्रैक्टिकल में। ये दो क्लोज ऑर्गन पाइप लेना है हमें, दोनों का डायमीटर जो इंटरनल डायमीटर है वो सेम होना चाहिए, दोनों की लेंथ अलग अलग होनी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ मैंने लेंथ सिमिलर ली थी, एक्चुअली इसकी लेंथ थोड़ी थोड़ी अलग होनी चाहिए। देखो तो देखो, तो इसकी जो लेंथ थी पाइप की एग्जैक्टली लेंथ थी इसकी L2 थी, यहाँ से यहाँ तक L2। ओके, एंड इसकी है L1। बच्चों अगर फंडामेंटल मोड में यहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो गए, मतलब क्लोज ऑर्गन पाइप में कैसे फंडामेंटल मोड में वाइब्रेशन क्रिएट होते, फंडामेंटल मोड के लिए एंटी नोड हमने क्या किया था, एंड पे एंटी नोड, मतलब ओपन एंड पे एंटी नोड एंड क्लोज एंड पे नोड, ऐसा लिया था। देखो ये ओपन एंड है ऊपर का, बिल्कुल वहाँ पे हमने एंटी नोड लिया और क्लोज एंड पे नोड लिया। लेकिन आपको मैंने बताया था प्रैक्टिकली जो है वो एंटी नोड थोड़े से ऊपर फॉर्म होते हैं। उसका रीज़न भी है बच्चों, जब स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है तब यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन होके, देखो ये इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव सुपर पोजिशन होके क्या फॉर्म होता है, स्टेशनरी वेव। लेकिन रिफ्लेक्शन के वक्त यहाँ पे जो पार्टिकल्स है डायरेक्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होते, थोड़ा सा बाहर जाते और बाद में रिफ्लेक्शन होके अंदर आते हैं। इसीलिए क्या होता है, थोड़ा सा बाहर जाएंगे, मतलब ये वेव थोड़ी सी बाहर जाके अंदर आएगी, इसलिए एंटी नोड्स एग्जैक्टली एंड पे फॉर्म होने की जगह पे थोड़ा सा ऊपर फॉर्म होता है, इसलिए हम एंड करेक्शन ऐड करते हैं। तो एंटी नोड यहाँ पे फॉर्म हुआ। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर का ये जो लेंथ है उसे भी कंसिडर करना पड़ेगा। हम कहेंगे एंड करेक्शन। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एंटी नोड थोड़ा सा ऊपर फॉर्म हो जाएगा। ओके, ये एंटी नोड की पोजीशन है, ये नोड की पोजीशन है। चलो, अब आप सबको पता है फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर अगर एयर वाइब्रेट होगी स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी। आप सबको पता है हम कैसे यहाँ पे स्टेशनरी वेव फॉर्म करते हैं। यहाँ पे वाइब्रेशंस, एक ट्यूनिंग फॉर्क लगाएंगे, उसके वाइब्रेशन की वजह से साउंड वेव अंदर जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर बाहर आएगी, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी। और साथ में एयर कॉलम के वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पे जो वेव फॉर्म होती है वो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है। यहाँ पे साउंड वेव मतलब ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब साउंड वेव जाएगी, इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होके स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी,
लेकिन एयर कॉलम के वाइब्रेशन की वजह से ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव जनरेट होगी। उसका फंडामेंटल मोड इस तरह से होगा। देखो ये जो है ये लूप, देखो बच्चों ये कंप्लीट लूप नहीं है, हाफ लूप है। एक लूप अगर वेव का होता है तो उसकी वो कितना होता है, हाफ ऑफ वेव लेंथ। लेकिन यहाँ पे 1/4 ऑफ द लूप, मतलब सॉरी हाफ लूप हुआ है। देखो कंप्लीट लूप नहीं हुआ है, हाफ लूप हुआ है। अगर कंप्लीट लूप होता है तो इसे हम λ/2 के बराबर लेते हैं, क्योंकि ऐसी एक वेव होती है ना, ऐसी जाके ऐसी एक वेव होती है। लेकिन अगर ये आधा लूप है तो λ/2, लेकिन उसका भी आधा ही है। देखो ये कंप्लीट नहीं है, आधा लूप है, तो फिर इसे λ/4 कहेंगे हम। λ/4 ये कितने लेंथ में हुआ है, देखो इसे मैं कहूँगा कैपिटल L1, इसे पूरे को, एंड दैट इज इक्वल टू स्मॉल L1 प्लस ई। ये करेक्टेड लेंथ क्या हो सकती है इसकी, कैपिटल L2 इज इक्वल टू स्मॉल L2 प्लस ई, क्योंकि एक ही ओपन एंड है। दो एंड होते तो 2e ऐड करते, लेकिन क्लोज ऑर्गन पाइप में एक ही ओपन एंड है जहाँ पे करेक्शन करना पड़ता है। ओपन ऑर्गन पाइप में दो जगह पे करेक्शन करना पड़ता है, दो एंड पे। अब देखो यहाँ पे फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी की अगर बात करेंगे तो कैसा होगा, फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी फॉर फर्स्ट पाइप, फॉर फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट पाइप के लिए, मतलब इस पाइप के लिए क्या होगी, V/4 × L1 ऐसा लिखना पड़ेगा। ओके, और वो क्या हो जाएगा देखते हैं। V इज इक्वल टू 4 L1 × N1 ऐसा लिखना पड़ता है। 4 N1 पहले लिखता हूँ, L1 की जगह पे क्या लिखेंगे, स्मॉल L1 प्लस ई। करेक्टेड लेंथ, कैपिटल L1 मतलब करेक्टेड लेंथ है, उसकी वैल्यू वो है, इसे कहेंगे V। इक्वेशन नंबर 1। वेलोसिटी सेम रहती है इसलिए V1 V2 कहने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ऑल्सो अभी बच्चों आपको क्या करना है, N1 निकाला, अब N2 निकालना है, मतलब सेकंड पाइप के लिए फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है उसे हमें समझना है। अब देखते हैं, ऑल्सो फॉर सेकंड पाइप, दोनों पाइप का रेडियस और डायमीटर कैसा है, सेम है, सिर्फ इनके लेंथ अलग अलग हैं। N2 इज इक्वल टू क्या होगा, V/4L2 ऐसा लिखना पड़ेगा। ये फार्मूला मैंने ऑलरेडी आपको डिराइव करके दिया है सेकंड पाइप के लिए। अगर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू 4 × N2 पहले लेता हूँ, N2 × L2 ऐसा लिखता हूँ। 4 N2 की जगह पे L2 की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, L2 इज इक्वल टू स्मॉल L2 प्लस ई। अब इसे सेकंड इक्वेशन कहते हैं। ओके, और दोनों को क्या करेंगे बच्चों, इक्वेट करेंगे, तो इक्वेटिंग 1 और 2 क्या हो जाएगा, देखो इक्वेटिंग 1 और 2, 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4 N1, देखो लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड को इक्वल करते हैं। 4 N1 L1 प्लस ई इज इक्वल टू 4 N2 L2 प्लस ई। 4 कैंसिल हो जाएगा, N1 से मल्टीप्लाई करो, N1 L1 प्लस N1 × ई इज इक्वल टू N2 L2 प्लस N2 × ई, ऐसा हो जाएगा। ओके, हमें ई की वैल्यू निकालना है, तो ई वाली टर्म एक साइड रखते हैं और बाकी सबको हम शिफ्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ई वाली टर्म इधर रखते हैं, N1E, एंड N2E वालों को इधर लाते हैं, N2 × E, इस टर्म को इधर लाते हैं। फिर उस साइड क्या हो जाएगा, N2 L2, N1 L1 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, N1 L1। तो E को कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा, N1 माइनस N2 इज इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1। E इज इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1 डिवाइड बाय N1 माइनस N2। दिस इज अ एंड करेक्शन फॉर, मतलब हमने क्लोज ऑर्गन पाइप को यूज़ करके एंड करेक्शन का फार्मूला इस तरह से डिराइव किया है। इसमें कुछ डाउट है बच्चों आपको?
ओके, समझ में आ गया। तो बच्चों अब हमें देखना है रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस ट्यूब क्या होता है? एक ऐसी ट्यूब होती है बच्चों, ये देखो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, पानी जैसा कोई लिक्विड, और ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड यहाँ तक है समझो। अभी इसकी लेवल ये है। अब ये लिक्विड की लेवल कम ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे एक पाइप है ऐसा, और एक दूसरी एक ट्यूब है यहाँ पे, इसे कहेंगे रिजर्वायर। हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करके क्या करेंगे, यहाँ का ये रिजर्वायर एंड ये जो पाइप का कनेक्शन है, इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, इसकी जो वाटर की हाइट है इसको हम वैरी करते हैं। ये रेजोनेंस ट्यूब के अंदर का जो वाटर है उसे कम ज़्यादा लेवल पे हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसकी लेवल अगर कम ज़्यादा करेंगे, देखो ये जो रेजोनेंस ट्यूब है इसका देखो एक एंड कैसा है, देखो ऊपर का एंड ये ओपन है एंड नीचे का एंड कैसा है, पानी है नीचे के एंड पे। मतलब ये कैसे है, क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करते हैं। कैसे? देखो क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होता है, एक एंड कैसा होता है बच्चों, क्लोज ऑर्गन पाइप में एक एंड क्लोज होता है और एक एंड ओपन होता है। ऊपर का एंड ओपन, नीचे का एंड क्लोज। वैसा ही है यहाँ पे, नीचे का एंड क्लोज मतलब पानी है ना, अलग मीडियम है, मतलब ये डेंसर मीडियम, मतलब ये क्लोज एंड की तरह है, एंड ये ऊपर का एंड ओपन है। तो रेजोनेंस ट्यूब में रेजोनेंस का प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। वो कैसे यूज़ करते हैं हम आगे चल के देखेंगे, इसलिए उसे रेजोनेंस ट्यूब कहते हैं। लेकिन ये रेजोनेंस ट्यूब जो है बच्चों, ये एक क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह है, एक एंड ओपन एक एंड क्लोज, क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह है। और इस पानी की या इस लिक्विड की लेवल कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं ये पूरे सेटअप से। लिक्विड लेवल को मेजर करने के लिए यहाँ पे स्केल है, जिससे हम लिक्विड की लेवल या लेंथ, ये ऊपर का जो हॉलो पोर्शन है उसकी लेंथ या लिक्विड की लेवल काउंट करने के लिए यहाँ पे स्केल है। ये रबर सेटअप है, पानी को कम ज़्यादा लेवल पे एडजस्ट करने के लिए ये पूरा सेटअप है। रिजर्वायर मतलब इसमें वाटर रिजर्व करके रखते हैं, कम ज़्यादा लेवल एडजस्ट करने के लिए वाटर की। ओके, और ये सपोर्टिव, बाकी का सभी स्ट्रक्चर सपोर्टिव है। और ऊपर ये है ट्यूनिंग फॉर्क। एक ऐसा ट्यूनिंग फॉर्क होता है बच्चों जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता होती है, उस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी हमें पता होती है, और उसकी नॉन फ्रीक्वेंसी जो होती है उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, इसका वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे। जिस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी हमें पता है, ऐसा ये वाइब्रेशन है। ओके, अब क्या करेंगे, रिजर्वायर की पहले ये लेंथ रखते हैं। ओके, इस डायग्राम को मैंने यहाँ पे निकाला है। कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे ऐसा क्लोज थोड़ा ही है, आपने ऐसा क्यों निकाला? क्योंकि बच्चों क्या है, यहाँ से ये पूरी डायग्राम निकाली मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे क्लोज दिखाया मैंने। ये पूरी डायग्राम फोर्स मोड की ऐसी दिखाई है। क्या किया है बच्चों, पहले ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट किया है, और वाइब्रेट करने के बाद में क्या हुआ है, जो ट्यूनिंग फॉर्क का वाइब्रेशन है उसकी वजह से लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव जनरेट होगी। साउंड वेव जनरेट होने के बाद में इसके अंदर जाएगी और इस एयर कॉलम को वाइब्रेशन हो जाएगा। ओके, और एयर कॉलम के वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पे स्टेशनरी वेव फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि एक ऐसा पाइप है बच्चों, क्लोज ऑर्गन पाइप, एक एंड क्लोज एक एंड ओपन। पहले तो इस एक्सपेरिमेंट का, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट का पर्पज़ क्या है? रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द साउंड काउंट कर सकते हैं। एक वेलोसिटी ऑफ साउंड भी काउंट कर सकते हैं, और दूसरा वो जो पाइप है यहाँ पे जो रेजोनेंस ट्यूब के ट्यूब बना के उसे यूज़ किया है, उस पाइप का हम एंड करेक्शन भी काउंट कर सकते हैं। दोनों भी चीज़ें कर सकते हैं, एक एंड करेक्शन काउंट कर सकते हैं इस पाइप का, और दूसरा जो स्पीड ऑफ द साउंड है एयर में, इस एयर कॉलम में साउंड वेव जनरेट, ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेशन की वजह से जो भी साउंड वेव जनरेट हो जाएगी, वो यहाँ से जनरेट हुई वेव इस पाइप के अंदर जाती है, तो उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उस साउंड वेव की वेलोसिटी हम काउंट कर सकते हैं। ओके, तो दो एंड करेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड काउंट करने के लिए हम इस रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं किस तरह से हम वेलोसिटी काउंट कर सकते हैं। पहले तो बच्चों लिक्विड की लेवल इस तरह से एडजस्ट की है, फर्स्ट लेवल ये एडजस्ट किए हैं, और ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट किया। ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, एक फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाएगी, एक साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाएगी,
वो साउंड जो भी जनरेट हो जाएगा, यहाँ से ये साउंड अंदर जाएगा इस ट्यूब के अंदर, और अंदर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा। देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव जाएगी और लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव जनरेट हो जाएगी इस पाइप के अंदर, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव की वजह से एयर कॉलम का वाइब्रेशन होगा, और एयर कॉलम के वाइब्रेशन की वजह से एक ट्रांसवर्स वेव यहाँ पे हम दिखा सकते हैं एयर कॉलम के वाइब्रेशन के। ऐसे फर्स्ट मोड में वाइब्रेशन होगा, ओके, फर्स्ट मोड में वाइब्रेशन होगा। ध्यान में रखना ट्यूनिंग फॉर्क के वजह से, ट्यूनिंग फॉर्क का जो साउंड जनरेट हो रहा है वो साउंड उस पाइप के नज़दीक वाइब्रेट हो रहा है ऐसा ट्यूनिंग फॉर्क, तो सडनली एक टाइम पे वो साउंड लाउडली सुनाई देता है फर्स्ट मोड में। ध्यान में रखना, उसको जब वाइब्रेट करेंगे तो एक इस लेंथ के लिए, ये जो लेंथ हमने रखी है इस लेंथ के लिए ट्यूनिंग फॉर्क का साउंड लाउडली सुनाई देना चाहिए। अगर लाउडली सुनाई नहीं देता तो हम क्या करेंगे, इस ट्यूब के अंदर का लिक्विड के लेवल हम कम ज़्यादा करेंगे, ओके। इस मतलब ये जो ट्यूब है इसके अंदर का जो लिक्विड है इसकी लेवल हम कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं, कभी कम लाएंगे। अगर लाउडनेस सुनाई नहीं देता है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर का लिक्विड थोड़ा नीचे लाएंगे या ऊपर लेके जाएंगे। मतलब हमें क्या करना है कि लिक्विड की लेवल कम ज़्यादा करके एक स्पेसिफिक लेंथ, फर्स्ट मिनिमम लेंथ फाइंड करनी है जहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क का जो वाइब्रेशन है उसकी वजह से साउंड जा रहा है अंदर पाइप के अंदर, वो जोर से सुनाई देना चाहिए, लाउडली सुनाई देना चाहिए। अब ये लाउडली क्यों सुनाई देता है उस स्टेज पे, उसका रीज़न होता है बच्चों, ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी एंड इसके अंदर जो एयर कॉलम है उसके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जब मैच होती है तो उस वक्त जो साउंड सुनाई देता है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला साउंड होता है। और उस फिनोमेना को क्या होता है, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी एयर कॉलम के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ में मैच होती है। अगर एयर कॉलम इस ट्यूब के अंदर जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के साथ में मैच होती है तो रेजोनेंस होता है, एंड रेजोनेंस जब भी होता है तब आपको साउंड लाउडली सुनाई देता है। फर्स्ट टाइम जिस लेंथ पे रेजोनेंस होता है उसे कहते हैं फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ। अब हम फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ निकालेंगे पहले, ओके। उसके लिए मैंने ये डायग्राम निकाली है, देखो फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ के लिए डायग्राम निकाली है। ये अंदर का लिक्विड है नीचे का, और ये फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ है जहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, साउंड लाउडली सुनाई दे रहा है। जो साउंड सुनाई दे रहा है ट्यूनिंग फॉर्क का, यहाँ पे अगर ऐसा ट्यूनिंग फॉर्क है, देखो ऐसा ये ट्यूनिंग फॉर्क है, उसके वाइब्रेशन की वजह से अगर साउंड वेव जनरेट हो जाएगी तो यहाँ से अंदर जाके अगर बाहर आएगी स्टेशनरी वेव फॉर्म हो जाएगी, तो लाउडली साउंड सुनाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इसी लेंथ पे फर्स्ट टाइम ये कम से कम लेंथ है जहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क का साउंड लाउडली सुनाई दे रहा है। मतलब ये कैसी लेंथ है, रेजोनेटिंग लेंथ है, इसे कहेंगे रेजोनेटिंग, फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, ओके, फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ है। और यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देखो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी जो भी है वही इस एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी होती है। अब इस एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी क्या है उसे अगर हमें काउंट करना है फॉर फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, उसे फर्स्ट मोड भी कह सकते हैं हम लोग इस केस में। देखो क्या हो रहा है, देखो एंटी नोड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, थोड़ा सा बाहर फॉर्म हो रहा है एंटी नोड, इसलिए ई ऐड करना पड़ेगा प्लस नीचे का L1, तो इफेक्टिव लेंथ L1 इज इक्वल टू क्या है, करेक्टेड लेंथ कहेंगे इसे, इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ जो पाइप की है यहाँ से यहाँ तक की प्लस एंड करेक्शन। आप बताओ ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा, N1 इज इक्वल टू V डिवाइड बाय 4L1, ऐसा लिखना पड़ेगा, ओके, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों और एक बात मुझे आपको बतानी है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे वैसे वेवलेंथ के फॉर्म में अगर इस इक्वेशन को लिखना है तो कैसा लिख सकते हैं, देखो L1 इज इक्वल टू स्मॉल l प्लस ई, लेकिन इस L1 में ये कितनी वेवलेंथ है बताओ, ये कंप्लीट लूप नहीं है, मतलब कैसी वेवलेंथ है ये वेवलेंथ है L1, देखो इसे L1 लिखना पड़ेगा, L1 प्लस ई मतलब कैपिटल L1, एंड दैट इज इक्वल टू कितना है वो, देखो ये फर्स्ट मोड में ये कितना है
वेवलेंथ का लैम्बडा बाय 4 कहना पड़ेगा इसे, उसे इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। ओके, अभी देखो बच्चों, फॉर सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ, उसे सेकंड मोड कहना पड़ेगा बच्चों। मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट मोड हो गया जिसमें रेजोनेंस हो गया। अब क्या करना है हमें, और इस लिक्विड लेवल को और नीचे लेके जाना है, नीचे लेके जाना है। मतलब लेंथ बड़ी कॉलम की, एयर कॉलम की, सेकंड मोड में वाइब्रेट होना चाहिए। ट्यूनिंग फॉर्क का वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस किया, ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट किया। ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेशन की वजह से एयर कॉलम का वाइब्रेशन हो गया, अंदर के एयर कॉलम के वाइब्रेशन की वजह से स्टेशनरी वेव फॉर्म हो गई। और स्टेशनरी वेव की वजह से, जब भी स्टेशनरी वेव फॉर्म हो गई, देखो पहले तो डायरेक्टली स्टेशनरी वेव फॉर्म नहीं हुई है, हमें क्या करना पड़ा, इस लिक्विड की लेवल कम ज़्यादा एडजस्ट कर करके एक स्टेज ऐसी आएगी जब साउंड आपको, जो ट्यूनिंग फॉर्क का साउंड है वो कैसा सुनाई देगा, जोर से सुनाई देगा। इसका मतलब कैसा है कि वहाँ पे एयर कॉलम के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी एंड ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी मैच हुई है। ओके, उसे कहेंगे, मतलब उस लेंथ को कहेंगे सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ। मतलब फर्स्ट लेंथ के बाद में बढ़ाते 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 एक सेकंड लेंथ एयर कॉलम की एडजस्ट की है, जहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। ओके, और ध्यान में रखना ये थोड़ा सा अलग कैसा है, मतलब हमने जो ऑर्गन पाइप देखे थे उसमें ऑर्गन पाइप की लेंथ वेरी नहीं होती थी। यहाँ पे जो हम पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप ले रहे हैं, उसकी लेंथ वेरी हो रही। कैसे, देखो पहले लेंथ इतनी थी, अब लेंथ बढ़ गई, मतलब लेंथ वेरी करना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना वेवलेंथ वेरी नहीं करना है, मतलब होगी नहीं, इस केस में वेवलेंथ वेरी नहीं होगी। वेरी क्या होगा, सिर्फ लेंथ वेरी होगी, कॉलम की लेंथ वेरी होगी। पहले कॉलम छोटा था, बाद में बड़ा बन गया, लेकिन वेवलेंथ क्या होगी, लैम्बडा ही लेंगे दोनों केस में। मतलब फॉर सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ, सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, L2 प्लस ई। देखो L2 प्लस ई इज इक्वल टू क्या है, L2 प्लस ई। देखो इसमें क्या हो रहा है, लैम्बडा बाय 2 प्लस लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 2 प्लस लैम्बडा बाय 4। तो ये होता है L2 प्लस ई इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाय 4 होता है। कैलकुलेशन करके देखना, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। फर्स्ट मोड एंड सेकंड मोड क्या होता है, उसके लिए हमने 2 इक्वेशन बनाए हैं। अब क्या करना है, देखो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ये करना है आपको, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, L2 प्लस ई इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाय 4 माइनस L1 प्लस ई इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4। ये माइनस करना है, ये पूरा माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों L2 माइनस L1, L2 माइनस L1, ई माइनस क्या हो जाएगा 0। 3 लैम्बडा बाय 4 माइनस लैम्बडा बाय 4 क्या हो जाएगा, देखो 3 लैम्बडा बाय 4 माइनस लैम्बडा बाय 4 कितना हो जाएगा, 2 लैम्बडा बाय 4 ऐसा आ जाएगा ना। मतलब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होकर लैम्बडा बाय 2 बन जाएगा। ओके, तो फिर क्या होता है, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 2। इसका मतलब लैम्बडा क्या होगा, लैम्बडा इज इक्वल टू 2 इधर शिफ्ट किया, L2 माइनस L1 ऐसा बन जाएगा, लैम्बडा इक्वल टू। देयरफॉर वेलोसिटी इज, वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू क्या होता है n इंटू लैम्बडा। देखो v इज इक्वल टू क्या होता है n इंटू लैम्बडा। अब n इंटू लैम्बडा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर v इज इक्वल टू n इंटू लैम्बडा। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है बच्चों, क्यों, रीज़न बताओ क्यों फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, क्योंकि जो भी ट्यूनिंग फॉर्क हम वाइब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम है। नॉन फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क हम यूज़ कर रहे हैं, और इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। फर्स्ट मोड में भी उतनी है, सेकंड मोड में भी उतनी ही फ्रीक्वेंसी। मतलब ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या है बच्चों, पहले भी n थी, सेकंड मोड में भी, मतलब हमेशा उसकी फ्रीक्वेंसी n है वाइब्रेशन की। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा n है, मतलब रेजोनेंस के वक्त चाहे फर्स्ट मोड हो या सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन हो,
अब इसे फर्स्ट मोड सेकंड मोड तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि लेंथ वेरिएशन है, तो ये अलग अलग क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करते हैं। ये फर्स्ट ऑर्गन क्लोज ऑर्गन पाइप कह सकते हैं, इसे सेकंड ऑर्गन पाइप कहना पड़ेगा क्लोज, क्योंकि दोनों के लेंथ अलग अलग है, इन्हें सेम पाइप नहीं कह सकते, और फर्स्ट सेकंड मोड कहना भी अलग है, ये मतलब कह नहीं सकते, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा था अभी तक। मतलब इतना फिक्स है, इनकी लेंथ वेरी हो रही, देखो एयर कॉलम की लेंथ वेरी हो रही है, वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम क्यों है? क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी एयर कॉलम के फ्रीक्वेंसी के साथ में रेजोनेंस कर रही है। ट्यूनिंग फॉर्क की जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है उसका अगर नीचे के एयर कॉलम के साथ में रेजोनेंस हो रहा है, मतलब नीचे के रेजोनेंस, देखो नीचे के एयर कॉलम के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के साथ में मैच हो रही है। मतलब इस एयर कॉलम की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क के बराबर है, इस एयर कॉलम के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क के बराबर है, मतलब दोनों एयर कॉलम के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी वन एंड द सेम, क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क के साथ में मैच हो रही है। ओके, इसका मतलब हम दोनों के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी लेंगे? जितनी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी होगी। अब ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी n है, तो हमें अगर वेलोसिटी फाइंड करना है तो एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी भी हमें क्या यूज करनी पड़ेगी? n। मतलब हमेशा ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी ही इन दोनों के एयर कॉलम के वाइब्रेशन के फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो हमें वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी किसकी रखूँ? मुझे तो फाइंड करी की नहीं मैंने, तो क्या फर्क पड़ता है, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है ना, और वही तो एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे n रखता हूँ, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी रखता हूँ, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। लैम्बडा के लिए कौन सा फॉर्मूला है इसको? 2 इंटू L2 माइनस L1 ऐसा रखना पड़ेगा ना, फिर मॉडिफाई करेंगे तो इक्वेशन कैसा बन जाएगा? देखो यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा ठीक ठाक, v इज इक्वल टू 2 से 2 को पहले लेता हूँ, 2 n L2 minus L1. This is a formula to find the velocity of sound by using resonance tube. Okay, resonance tube यूज करके ये वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड करने का फार्मूला है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू 2 इंटू ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इंटू L2 सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ माइनस फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ। समझ में आ गया बच्चों? ये फार्मूला क्लियर हो गया? ओके, कोई डाउट है किसी को? बच्चों अभी हमें देखना है एंड करेक्शन इन रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस ट्यूब एक क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह है, और क्लोज ऑर्गन पाइप में एंड करेक्शन होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे एंड करेक्शन निकालने के लिए आपको पता है रेजोनेटिंग लेंथ होती है। फर्स्ट टाइम जब रेजोनेंस होता है इसकी लेंथ वेरी करते हैं हम, लिक्विड लेवल कम ज़्यादा करके क्लोज ऑर्गन पाइप की लेंथ वेरी करते हैं, और जब फर्स्ट टाइम इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी एयर कॉलम के साथ में मैच होती है तो लाउडली साउंड आता है, तो उसे कहते हैं फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ। ओके, तो फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ जब होगी, मतलब जितनी भी होगी उस वक्त, ये डायग्राम निकालिए मैंने, देखो ये फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ है, लेकिन एंटी नोड्स कहाँ पे फॉर्म होते हैं? एंड पे नहीं फॉर्म होते, थोड़ा सा बाहर फॉर्म होते हैं एंटी नोड्स। ये नोड फॉर्म हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना होता है? आप सबको पता है, वो जो डिस्टेंस होता है L1 प्लस E, ये जो है L1 ये लेंथ एंड एंड करेक्शन, तो इसमें क्या फॉर्म हो रहा है? देखो लैम्बडा बाय 4, क्योंकि कंप्लीट लूप होता है लैम्बडा बाय 2, यहाँ पे हाफ ऑफ द लूप है, नोड एंड एंटी नोड के बीच में का डिस्टेंस होता है लैम्बडा बाय 4। ओके, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 फॉर फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ। ओके, ये किसके लिए बच्चों? फॉर फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, ऐसा लिखना पड़ेगा, फॉर फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, फॉर फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ L1 प्लस E इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4, इक्वेशन नंबर 1। फॉर सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ,
फॉर सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ। सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ के लिए क्या होगा बच्चों, देखो हम लेंथ का वेरिएशन करते हैं, मतलब लेंथ वेरी करते हैं। फर्स्ट टाइम रेजोनेंस होगा L1 लेंथ पे, मतलब एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क के साथ में मैच हो गई। फिर मैंने क्या किया, इस लिक्विड लेवल को कम ज़्यादा एडजस्ट किया और थोड़ा लेंथ बढ़ाई एयर कॉलम की, मतलब ये पानी नीचे लेके गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, एक ऐसी लेंथ मैंने वहाँ पे सेट की जब ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी एंड उस एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, तो उसे कहते हैं सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ। उसे क्या कहेंगे, सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ। सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ पे क्या होता है, L2 प्लस ई इज इक्वल टू L2 प्लस ई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये एक कंप्लीट लूप है प्लस ये आधा लूप है, तो ये टोटल कितना होता है, λ/2 प्लस λ/4, λ/2 प्लस λ/4, तो ये हो जाएगा L2 प्लस ई इज इक्वल टू 3 λ/4, ऐसा हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब क्या करेंगे, डिवाइड 2/1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाएगा, देखो इक्वेशन 1 यहाँ पे था, क्या था बच्चों, L2 इक्वेशन 2/1 करना है, तो L2 प्लस ई इज इक्वल टू 3 λ/4 डिवाइड बाय, इसे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, L1 प्लस ई, यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन L1 प्लस ई कितना था, λ/4 था, सबको पता है λ/4 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, देखो L2 प्लस ई डिवाइड बाय L1 प्लस ई इज इक्वल टू 3, ऐसा हो जाएगा। हमें एड करेक्शन निकालना है बच्चों, हमें क्या निकालना है, ई निकालना है, ई। अब ई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, एक काम करता हूँ, एक को उधर लेके जाता हूँ, मतलब क्या हो जाएगा, L2 प्लस ई इज इक्वल टू, इस टर्म को इधर शिफ्ट करो, 3 इंटू L1 प्लस ई, ऐसा करना पड़ेगा। अब देखो ई निकालना है, L2 प्लस ई, 3 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 3L1 प्लस 3 इंटू ई, ओके। ई को उस साइड शिफ्ट करते हैं, इसे इस साइड लाते हैं, L2 माइनस 3L1 इज इक्वल टू, ई माइनस किया तो क्या हो जाएगा, 3E माइनस ई, L2 माइनस 3L1 इज इक्वल टू 2 इंटू ई, ओके। हमें क्या निकालना है, एंड करेक्शन ई निकालना है, तो 2 को इधर शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा फिर, L2 माइनस 3L1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ई। तो एंड करेक्शन क्या आ गया बच्चों, ई इज इक्वल टू L2 माइनस 3L1 डिवाइड बाई 2। समझ में आ गया, किसी को कुछ डाउट है, एंड करेक्शन कितना आ गया, ई इज इक्वल टू L2 माइनस 3L1 डिवाइड बाई 2। इसमें ई है एंड करेक्शन, L2 है सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ, L1 है फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ डिवाइड बाय 2, तो ये है एंड करेक्शन। तो हमने अभी 2 फार्मूले निकाले हैं रेजोनेंस ट्यूब में, एक वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड दूसरा एंड करेक्शन। तो अभी मैंने आपको एंड करेक्शन एंड साउंड की वेलोसिटी के फार्मूला रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कैसे फाइंड करना है वो समझाया है। किसी को अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट में बताना। ओके, बाय।